नमस्कार मित्रों, और आप देख रहे हैं स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम संस्कृत वर्णमाला पर विचार करने वाले हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के हैं, इन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों अर्थात अक्षरों की माला। साधारण शब्दों में कहें कि वर्णमाला का अर्थ क्या है, तो वर्णमाला का अर्थ है वर्णों अर्थात अक्षरों की माला। ये साधारण भाषा में है कि वर्णमाला का अर्थ है वर्णों अर्थात अक्षरों की माला। जैसे माला में अनेक फूल पिरोए जाते हैं परंतु माला एक ही होती है, उसी तरह से वर्णों की भी माला है। माला एक ही है मगर उसमें विभिन्न प्रकार के वर्ण पिरोए गए हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, ऊष्म, इत्यादि। ये सभी वर्ण हैं और इन सभी वर्णों की माला है अर्थात अक्षरों की माला है। इसी को वर्णमाला कहते हैं और इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की प्रारंभिक इकाई वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा की प्रारंभिक इकाई वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण क्या है भाई? वर्ण क्या है? वर्ण किसी भी भाषा की प्रारंभिक इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हैं वर्ण के बारे में। किसी भी भाषा की प्रारंभिक इकाई वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे ए, ई, उ, क्या हम इनके टुकड़े कर सकते? नहीं। तो इसलिए वर्ण जो है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और अक्षर अर्थात जिनका विनाश नहीं किया जा सकता उन्हें हम अक्षर कहते हैं। जैसे मुख के द्वारा हम जिन अक्षरों या वर्णों की ध्वनि निकालते हैं या उच्चारण करते हैं उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ना छरति इति अक्षरः। ना छरति इति अक्षरः अर्थात जिनका विनाश नहीं किया जा सकता है वे अक्षर होते हैं, उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो है वाक्य बनता है। जैसे त्वम, जैसे त्वम। अब यहाँ पर देखिए त्व, व, अ। अब यहाँ पर देखिए त्वम। तो त्वम जो है हमारा कई वर्णों को लेकर बना, कई वर्णों से मिलकर बना है। हमारा त्वम जो है कई वर्णों से मिलकर बना है। यहाँ पर ता आधा, यहाँ पर ता जो है आधा है और यहाँ वा, आ और मा। तो त्वम हमारा यहाँ देखिए कई वर्णों को मिलकर बना है त्वम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ना छरति इति अक्षरः, ना छरति इति अक्षरा अर्थात जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनका विनाश नहीं किया जा सकता है। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और
दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनता है और दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 9 होते हैं। हमारे स्वर 9 होते हैं। ए, ई, ऊ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। ये हमारे 9 स्वर होते हैं और इन्हें अच भी कहते हैं। इन्हें अच भी कहते हैं। स्वम राजन्ते इति स्वरः। स्वम राजन्ते इति स्वरः। अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसीलिए स्वम राजन्ते इति स्वरः। और स्वर हमारे 9 होते हैं संस्कृत में। इसी तरह से व्यंजनों को भी समझिए कि व्यंजन हमारे जो व्यंजन हैं वो कितने होते हैं। व्यंजन हमारे 33 होते हैं। हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजनों को बोल ही नहीं सकते हैं। और व्यंजनों को हल भी कहते हैं। व्यंजनों को हल भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखिए ह्रस्व क्या होता है। ह्रस्व, ह्रस्व की एक मात्रा होती है और इसको बोलने में कम समय लगता है। इसी तरह से दीर्घ, दीर्घ की 2 मात्रा होती है और इसमें 2 गुना समय लगता है। इसमें 2 गुना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व से डबल समय लगता है इसमें। और इसी तरह से प्लुत, प्लुत में जो है 3 गुना समय लगता है और इसका चिन्ह होता है इस तरह, हिंदी के 3 की तरह से। तो हमारे जो स्वर हैं इनके भेद 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा होती है और प्लुत की 3 मात्रा होती है। जैसे किसी को दूर से पुकारा जाए तो उसमें प्लुत होता है, हे गणेश इधर आओ। तो इस तरीके से आओ, ये प्लुत हो गया। इसमें 3 मात्रा होती है। ऐसे ही अब आपने सुनी होगी मुर्गे की आवाज़ जो है वह भी प्लुत होती है। मुर्गा क्या बोलता है? कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। तो वह भी प्लुत होता है। इस तरह से स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा होती है और प्लुत की 3 मात्रा होती है। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, व्यंजन जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन जो है हमारा, हम इसको वर्णमाला में नहीं गिनते हैं। इसको हम वर्णमाला में क्यों नहीं गिनते हैं संयुक्त व्यंजन को? क्योंकि ये जो है
वर्णों से मिलकर के बनते हैं, 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इनको हम वर्णमाला में नहीं गिनते हैं। और ये हमारे कौन कौन से होते हैं? संस्कृत में संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं। अक्षत्र और ज्ञ। और ये किस किस के मिलने से बनते हैं? ये बनता है हमारा का और शा के मिलने से, और त्र बनता है हमारा ता और रा के मिलने से। इसी तरह से ज्ञ बनता है हमारा जा और या को मिलने से। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन जो है 3 होते हैं, और इन्हें वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, 2 वर्णों को मिलाकर बनते हैं संयुक्त, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और इन्हें वर्णमाला में इसीलिए शामिल नहीं करते हैं। इसी तरह से या वा रा ला अंतस्थ को भी क्या है, वर्णों के जो वर्ग हैं उनमें इन्हें शामिल नहीं करते, अंतस्थ को वर्गों में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ना तो ये स्वर हैं और ना ये व्यंजन है, ये इनके बीच की कड़ी है, और इन्हें इसीलिए अर्धस्वर कहते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? इन्हें इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजनों को, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग भागों का स्पर्श करती है, अर्थात छूती है। जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करती हैं तो हमारी जीभ जो है वो मुख के अलग अलग भागों का स्पर्श करती है, अर्थात अलग अलग भागों को छूती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, का से लेकर मा तक। कादयो मावसाना स्पर्श। कादयो मावसाना स्पर्श। कादयो मावसाना स्पर्श, अर्थात स्पर्श व्यंजन हमारे 25 है, का से लेकर मा तक। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं? 25 है, का से लेकर मा तक हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। और स्पर्श व्यंजनों में जो है हमारे 5 वर्ग आते हैं, 5 वर्ग आते हैं स्पर्श व्यंजनों में, 5 वर्ग आते हैं हमारे। और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण हो गए। और च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, और प फ ब भ म। ये देखिए का से लेकर मा तक हमारे कितने हैं? ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। कादयो मावसानः स्पर्शः।
और इसमें जो है अंतस्थ को शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह से अंतस्थ को भी समझिए। अंतस्थ हमारे 4 वर्ण हैं। अंतस्थ हमारे 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? या, वा, रा, ला। अंतस्थ हमारे 4 हैं, या, वा, रा, ला। और इन्हें हम जो है किस में शामिल नहीं करते हैं? वर्गों में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है अर्ध स्वर भी कहलाते हैं और इन्हें मृदु स्वर भी कहते हैं। ये स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। अब ऊष्म भी देख लीजिए। ऊष्म में भी हमारे 4 वर्ण आते हैं। शा, शा, सा, हा। और इन्हें ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो मुख के अंदर से गर्म हवा निकलती है, गर्म श्वास निकलती है, गर्म वायु निकलती है, तो उसी वजह से इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। और व्यंजन हमारे टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और ऊष्म 4 संयुक्त व्यंजनों को वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। तो टोटल मिलाकर हमारे हो गए 33 व्यंजन। मूल स्वर कितने होते हैं? अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको स्वर बताए कि स्वर कितने होते हैं। कुल स्वर हमारे 9 होते हैं और मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर हमारे 5 होते हैं। मूल स्वर हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, लिरी। ये 5 हमारे मूल स्वर होते हैं। ये 5 जो हैं हमारे मूल स्वर होते हैं। और ये जो है, इन्हें जो है ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या है? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर हमारे 5 होते हैं और इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और इसमें जो लिरी है, ये लिरी का कभी दीर्घ होता ही नहीं है, यह सदैव ही ह्रस्व स्वर होता है। और ये सभी स्वर जो है हमारे 18 प्रकार के होते हैं, लिरी को छोड़ करके। ए, ई, उ, री, ये सभी 18 प्रकार के होते हैं। इनके 18 भेद होते हैं लिरी को छोड़कर। लिरी के 12 भेद होते हैं। अब ये दीर्घ स्वर कितने हैं? 8 हैं। तो ये 8 कौन कौन से हैं? तो ये हमारे हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। तो ये हमारे जो हैं 8 स्वर हैं। दीर्घ स्वर जो हैं हमारे 8 स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दीर्घ स्वर हमारे 8 हैं। और इन दीर्घ स्वरों में भी हमारे जो हैं 4 स्वर ऐसे हैं जो सदैव दीर्घ रहते हैं। ए, ओ, आई, औ, ये सदैव दीर्घ रहते हैं। सदैव दीर्घ। ए, ओ, आई, औ सदैव दीर्घ रहते हैं और इसीलिए इनके 12 भेद
होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व होता ही नहीं है, इनका ह्रस्व होता ही नहीं है, और इसलिए इनको मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर हैं 4, तो संयुक्त स्वर हमारे 4 हैं, संयुक्त स्वर हमारे 4 हैं, और इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं, इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से बने हैं। और ये कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ। अब जैसे हमारा बना है ए, तो ए किससे मिलकर बना है? ए प्लस ई से मिलकर बना है हमारा ए। इसी तरह से ए प्लस उ मिलकर बना है ओ, और ए प्लस ए मिलकर बना है आई। इसी तरह से ए प्लस ओ मिलकर बना है औ। तो संयुक्त स्वर जो है 4 है, और इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं, ए, ओ, आई, औ। और ये किन किन से मिलकर बने हैं? ए प्लस ई ए प्लस उ ओ, ए प्लस ए आई, और ए प्लस ओ औ बनते हैं। और इनका कभी भी ह्रस्व नहीं होता है, ये सदैव दीर्घ स्वर होते हैं। अर्ध स्वर है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, क्या हैं? इस तरह से भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अर्ध स्वर हैं, कितने हैं अर्ध स्वर हमारे पास? तो हमारे पास जो है अर्ध स्वर 4 हैं, अर्ध स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, व, र, ला, ये जो हैं हमारे अर्ध स्वर हैं, और इन्हें मृदु स्वर भी कहते हैं, और इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं, इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं। इन्हें अंतस्थ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ना तो ये स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, ये स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। और इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अर्ध स्वर हैं ये इसलिए हैं, जैसे ई के स्थान पर क्या हो जाता है? ई के स्थान पर या हो जाता है, और ऊ के स्थान पर वाव हो जाता है। इसमें आधा आधा स्वर मिला होता है, इसीलिए ये अर्ध स्वर हैं। और रा के स्थान री के स्थान पर रा हो जाता है, और ला लिरी के स्थान पर ला हो जाता है। इसीलिए ये क्या हैं? हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं, और इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं। और अर्ध स्वर हमारे कितने हैं? 4 हैं, या, वा, रा, ला। तो यहाँ पर हमने ना वर्णमाला की चर्चा की है, और ये वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों में पूरी तरह से समाहित है, और इनकी चर्चा हम आगे माहेश्वर सूत्रों में भी करेंगे कि किस तरीके से माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, और उसमें किस तरह से पूरी वर्णमाला समाहित है। जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। नेक्स्ट, वर्गों के पंचम वर्णों में किसे नहीं गिना जाता है? अंतस्थ, ऊष्म को, दोनों को, केवल अंतस्थ को। तो इसमें केवल अंतस्थ को नहीं गिना जाता है।
वर्गों के पंचम वर्णों में किसे नहीं गिना जाता है? अंतस्थ को नहीं गिना जाता है। और अंतस्थ हमारे हैं या, वा, रा, ला। इन्हें जो है हम वर्गों के पंचम वर्णों में नहीं गिना जाता है। जबकि ये अर्ध स्वर हैं, अंतस्थ है, लेकिन इन्हें नहीं गिना जाता है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि ना तो ये स्वर है और ना ये व्यंजन है। स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर अर्थात अंतस्थ कहते हैं। इसीलिए वर्गों के पंचम वर्णों में इन्हें नहीं गिना जाता है। अब देखिए किस तरह नहीं गिना जाता, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये आते हैं 5। फिर च, छ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये आते हैं। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, ये आते हैं। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये आते हैं। और इसी तरह से प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये आते हैं। तो देखिए इसमें अंतस्थों की गणना नहीं होती है, इसमें अंतस्थों की गणना नहीं होती है। और ये जो का से लेकर के मा तक के वर्ण हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये संख्या में 25 हैं। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की वर्णमाला की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।